सो हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल स्टडी विथ इंटेलिजेंस। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं अबाउट क्लास 10 आईसीएससी फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 फोर्स। पार्ट ए के बारे में हम जानेंगे। पार्ट ए इज ऑल अबाउट टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम। तो हम आगे जानेंगे कि टॉर्क और इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट टॉपिक आता है ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन। तो पहले ट्रांसलेशनल मोशन को हम समझते हैं कि ये ट्रांसलेशनल मोशन होता क्या है। पहली बात तो ये कि ट्रांसलेशनल मोशन को लीनियर मोशन भी समझते हैं ना। ट्रांसलेशन मोशन को लीनियर मोशन भी बोलते हैं। तो वर्ड से ही समझ में आ गया होगा कि वर्ड है लीनियर, तो ट्रांसलेशन भी सेम ही होगा। तो ट्रांसलेशन मोशन इज द टाइप ऑफ मोशन वेयर all points of the body or object are in a single direction. Translation motion is the type of motion where all points of the body are to be exist in a single direction. सिंपल सी बात है। और नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसे समझ सकते हैं कि ट्रांसलेशन मोशन को अगर समझे तो अनबेंडिंग इफेक्ट द अनबेंडिंग और स्ट्रेट पाथ मूविंग इफेक्ट ऑफ द बॉडी एंड द स्ट्रेट पाथ मूविंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स एंड मोशन ऑफ द बॉडी। वो थोड़ा मिस्टेक हो गया था। द स्ट्रेट पाथ मूविंग और अनबेंडिंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स एंड मोशन ऑफ द बॉडी इज नोन एज ट्रांसलेशन मोशन। अब इसको अगर एक एग्जांपल समझे, कॉमन एग्जांपल से, अ बॉल इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। सपोज अ फुटबॉल इज लाइंग ऑन द ग्राउंड। इफ वी पुश द फुटबॉल, if we push that football, then the football is starts to move in the डायरेक्शन ऑफ पुश। तो हम इसमें कह सकते हैं कि हमारा फुटबॉल लीनियर मोशन में है। क्यों? क्योंकि वो पुश के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट इन अ सिंगल डायरेक्शन। ओके, अब हम बात करेंगे रोटेशनल मोशन के बारे में। रोटेशनल मोशन क्या होता है? वर्ड से समझ में आ रहा है कि रोटेशन होगा, यानी कि कुछ ना कुछ मूविंग होगा। बेंडिंग इफेक्ट होगा, स्ट्रेट पाथ मूविंग इफेक्ट नहीं होगा। ट्रांसलेशन में क्या था? हमारा अनबेंडिंग इफेक्ट था। बस रोटेशनल मोशन में हमारा क्या होगा? बेंडिंग इफेक्ट होगा। और सबसे पहली बात, रोटेशनल मोशन को सर्कुलर मोशन भी कहते हैं। तो अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो द बेंडिंग इफेक्ट, याद रखना, द बेंडिंग और टर्निंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स एंड मोशन ऑफ द बॉडी, सिंपल, इज नोन एज रोटेशनल और सर्कुलर मोशन। अब इसको भी एग्जांपल समझते हैं। सपोज a wheel is pivoted at a point. A wheel is pivoted at its point. Pivoted का मतलब होता है fixed at its point. Okay. So whenever we apply a force tangentially, whenever we apply a force in curve form, that is tangentially on its rim, that is the rim of wheel, then the wheel is starts to move in the direction of push, in the direction of force applied. Then we can say then the wheel is moving in a rotational motion. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे आए तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क जिसे कहते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में कहा था कि टॉर्क और इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क के 3 नेम्स है। पहली बात इसी चैप्टर में, पहला तो टॉर्क खुद, दूसरा मोमेंट ऑफ फोर्स, तीसरा टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब इसको एक फॉर्मूले से समझें तो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, या फिर टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एग्जैक्टली। अब इसी को फॉर्मूले से समझे, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो torque, that is the moment of force, is defined as the magnitude of force. No, it is defined as the product of magnitude of force applied and the perpendicular distance of the line of the action of the force from the pivoted point, from the fixed point. This whole statement is said to be moment of force. अच्छा, इतना समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझा तो हम वीडियो को दोबारा आप लोग देख सकते हैं। इट्स ऑल राइट।
अब हमें पता है कि फिजिक्स में किसी भी टॉपिक में यूनिट होती है, मेनली यूनिट तो होती है नॉर्मली देखा जाए तो। इसकी भी यूनिट है, फॉर्मूले से निकालेंगे यूनिट। फॉर्मूला क्या था? फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और मीटर किसकी यूनिट होती है? डिस्टेंस की। तो द यूनिट ऑफ टॉर्क इज न्यूटन मीटर। अब सीजीएस यूनिट बात करें, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट ऑफ टॉर्क क्या क्या हो जाएगा? सोचो, इजी है, डाइन सेंटीमीटर। मीटर का सेंटीमीटर, न्यूटन का डाइन। अगर रिलेशन की बात करें, मेनली दो रिलेशन है। 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। ये एक हो गया हमारा। अगर इसी को उल्टा कर दें, 1 डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻7 न्यूटन मीटर। हाँ, और टॉर्क की ग्रेविटेशनल यूनिट क्या हो जाएगी? केजीएफ मीटर। तो 1 केजीएफ मीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 9.8 न्यूटन मीटर। अब वही हम इसको और प्रीफिक्स सफिक्स को ऐड कर दें तो ये हमारा हो जाएगा 1 जीएफ सेंटीमीटर। 1 जीएफ सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? तो 1 जीएफ सेंटीमीटर इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 980 डाइन सेंटीमीटर। समझने वाली बात है यहाँ पे, 980 डाइन सेंटीमीटर एग्जैक्टली। हाँ, अब इसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? टर्निंग इफेक्ट, दैट इज मोमेंट। मोमेंट हमारे यहाँ पे दो टाइप के दिए हुए हैं। देखो, दो टाइप की मूवमेंट नॉर्मल समझते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों ही समझेंगे, एग्जांपल के साथ समझेंगे। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या होती है? इफ द इफेक्ट ऑफ द बॉडी इज टू टर्न एंटी क्लॉकवाइज ना, देन its moment of force is said to be anti-clockwise movement, which is taken as positive. Whereas if the effect of the body, if the effect on the body is to turn clockwise, then its moment of force is said to be clockwise movement, which is taken as negative. अब एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल समझेंगे। स्क्रू सबको पता है ना, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? खिल्ला। हाँ, जब हम खिल्ले को वॉल में स्क्रू ड्राइवर से ना, जिसको भी लोकल लैंग्वेज में भैया बोलते हैं पेचकस हिंदी में। हाँ, जब हम उसको स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू को जब वॉल के इनसाइड प्लेस करते हैं तो हम क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हैं, तब वो जाता है इनसाइड। तो हमारा क्या हो गया? इफेक्ट ऑफ द बॉडी वी हैव टर्न टू क्लॉकवाइज। जब हमें इस स्क्रू को बाहर निकालना होगा वॉल से ना, आउटवर्ड निकालना होगा बाहर, तो हम क्या करेंगे? उसको एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे। स्क्रू ड्राइवर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे उस स्क्रू पे, तो वो बाहर आता जाएगा ऐसे ना, एंटी क्लॉकवाइज में वो बाहर आता जाएगा। तो हम इसमें कह सकते हैं कि द बॉडीज इफेक्ट इज इन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अच्छा, अब हम बात करें किसी बॉडी की रोटेशन की डायरेक्शन की, मीन्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ बॉडी कैन बी चेंज इन 2 वेज। दो तरीके से चेंज हो सकता है। पहला तो सबसे आसान तरीका है बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। दूसरा है बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा माइंड में हलचल हो सकती है, यार ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आखिर होता क्या है? वही तो फर्स्ट टाइम सुना है, ऑल्दो वर्ड्स तो पता होते हैं, पर यहाँ पे मतलब हो गया बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स। जिस एक्शन से हम फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं उसी को चेंज कर दो। जस्ट लाइक अगर इस साइड से कर रहे हैं तो ऐसे ना करके इसी साइड से करके ऐसे कर दो, कुछ मीन्स डिफरेंट वे से। बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का सिंपली मतलब हुआ बाय चेंजिंग द पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ अप्लाइंग फोर्स, ये मतलब हुआ। एग्जाम्पल की बात करें तो एक बाइसिकल होती है, मीन्स साइकिल, फॉर टर्निंग रियर व्हील, दैट इज फॉर टर्निंग बैक व्हील, a force
a force is needed in anti-clockwise movement for turning rear back wheel into anti-clockwise movement. A force is needed on the foot pedal. तब हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम फुट पैडल पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा. Whenever a person is cycling, तो हम उस टाइम ऑब्जर्व कर सकते हैं जब वो पैडल मार रहा होता है तो वो अगर बाहर साइड से देखे तो वो एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा और दूसरे डायरेक्शन से क्लॉकवाइज. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कपल. कपल यार, ये कपल क्या होता है? कपल मतलब वो शादी विवाह वाला नहीं, हाँ साइंस वाला कपल. कपल का सिंपली मतलब अगर हम समझे कि एक ऐसा फिनोमेना है जो कि पेयर ऑफ फोर्सेस से फॉर्म होता है. ठीक है, अब इसमें दो बातें समझनी है. अ सिंगल फोर्स डज नॉट कॉज रोटेशन. कोई भी एक फोर्स लगाओगे किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो रोटेशन तो होगा नहीं ना. और जेन्युइनली देखा जाए तो रोटेशन इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय अ पेयर ऑफ फोर्स. अब यहां समझते हैं कपल होता क्या है. कपल क्या होता है? दो 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 इसकी क्या कहते हैं नॉर्मल सी डेफिनेशन है जो कि हम या तो ये लिखे या तो लिखे ऑल आर सेम. लिखा कह रहा है द कपल इज डिफाइंड एज द पेयर ऑफ फोर्स. Couple is defined as a pair of force equal in magnitude but whose line of action of force is not same. पहला या तो ये कर सकते हैं. दूसरा, two equal and opposite parallel forces acting not along the same line. ये होता है हमारा कपल. अब इसको एक एग्जांपल से समझे तो समझ में आ जाएगा. For opening of a lock by key. की को जब हम डालते हैं लॉक में खोलने के लिए, पहले हमने की को उसमें प्लेस किया, फर्स्ट फोर्स लगा, उसको घुमा के उसका लॉक खोला, सेकंड फोर्स हो गया पेयर ऑफ फोर्स. फॉर टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील, स्टीयरिंग कार की स्टीयरिंग, इसमें भी पेयर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, राइट. और फॉर इन टर्निंग वाटर टैप, नल खोलने के लिए एक बार में तो खोल लेते नहीं, एटलीस्ट दो फोर्स तो लगाना ही पड़ता है मेनली देखा जाए तो. अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा हम क्या बोल सकते हैं? मोमेंट ऑफ कपल. यार कपल तो हो गया, मोमेंट ऑफ कपल क्या है? मोमेंट हमने पढ़ा था टर्निंग इफेक्ट होता है. अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ कपल को भी हम फॉर्मूला समझेंगे. मोमेंट ऑफ कपल का फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है? फोर्स इनटू कपल आर्म. फोर्स इनटू कपल आर्म. तो मोमेंट ऑफ फोर्स is defined as the perpendicular distance between two forces which forming a couple. या फिर सिंपली कह सकते हैं मोमेंट ऑफ कपल is the product of any force and couple arm, or product of any force and perpendicular distance between two forces. So simply couple arm, ये पता चल गया. कपल आर्म क्या होता है? द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस फॉर्मिंग अ कपल इज नोन एज कपल आर्म. और मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है? मोमेंट ऑफ कपल इज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर एनी फोर्स बाय इट्स कपल आर्म. ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम. यार ये इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टार्टिंग में पढ़ा था इक्विलिब्रियम, और टॉर्क के बारे में पढ़ेंगे. टॉर्क तो पढ़ लिया. टॉर्क मतलब होता है टर्निंग इफेक्ट, सिंपल लैंग्वेज में. वहीं बात करें इक्विलिब्रियम की, यहाँ पे क्वेश्चन आता है साइंस के बेसिस पे, मेनली फिजिक्स. व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो व्हेन द नंबर ऑफ फोर्सेस और व्हेन द पेयर ऑफ फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द बॉडी which produce no change in its state of rest, linear or rotational motion. तीनों स्टेट में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं इतने नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाई होने के बाद भी, तब हम कहेंगे then the body is said to be in the state of equilibrium.
अब इक्विलिब्रियम की दो टाइप होते हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम और डायनेमिक इक्विलिब्रियम। अभी स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज डिफाइंड as the type of equilibrium in which body maintain its state, the body or an object maintains its state under the influence of force। कौन सा रेस्ट कब मेंटेन करती है? आई एम सॉरी, यहाँ पे static equilibrium is the type of equilibrium which maintains the state of rest of a body under the influence of a force। अब यही डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें, किसकी? हम यहाँ बात करेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम की। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम विच मेंटेन इट्स स्टेट ऑफ लीनियर और रोटेशनल मोशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स। ठीक है, अब एग्जांपल से समझेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल। द बुक इज लाइंग ऑन द टेबल। अगर हम इनडायरेक्टली टेबल के नीचे से फोर्स लगाएं ना, टेबल के नीचे से फोर्स लगाएं तो वो बुक्स मूव हो सकती है, मूवमेंट हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती है। बट सपोज अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल और दोनों तरफ से, सपोज है कि ये मैंने ले लिया बुक, कोई ऑब्जेक्ट ले लिया मैंने वो बुक ले लिया। अब यहाँ से भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगा रहा हूँ ना, बट it maintains its state of rest, then it is said to be in state of equilibrium। और वहीं डायनेमिक की बात करें, सबसे अच्छा एग्जांपल समझेंगे when the rain drops come at the surface of earth, the body maintains its state of linear और rotational motion, मेंटेन की रहती है। तभी तो बारिश जब आती है तो वो ऑटोमेटिकली आती रहती है और हमारे सरफेस उसको ऑब्जर्व कर लेता है, उसको मीन्स क्या कहते हैं, उसको अपने इन्फ्लुएंस में ले लेता है। ओके, थैंक यू।